रिकॉर्डिंग चालू कर रहे हैं मैं. कम टू पेज नंबर 68. मेरे हिसाब से क्वेश्चन 1 से लेकर 24 तक सब हो चुका है. आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 27. मार्किंग कर रहे हो ना बेटा? मैं 27 बोला तो 28, 30, 31, 32, 37, 38 जिसने आंसर दिया मुझे अच्छा लगेगा. 45 से लेकर आज रोज लेट आता है बेटा. 51 तक सब करो. आई रिपीट 45 से लेकर 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. हाँ, एक पागल है क्या? इतना क्या? 15 MCQ भी नहीं हुआ है वो. फिर क्या? देन कम डायरेक्टली. ज्यादा नहीं दूंगा. 20-25 तो करना ही चाहिए ना, वरना मतलब क्या है फिर? मतलब अगर कोई मेरे को रेलेवेंट कॉन्सेप्ट का लगा तो दूंगा. क्वेश्चन नंबर 114 बाकी है ना? 114 करो. एंड आर वी डन विद क्वेश्चन 121? आई थिंक सो वी आर डन इन द लास्ट टू लास्ट क्लास. ये वाला कल नहीं किया था. कल तो MCQ किया ही नहीं है. तो अगर तूने नहीं किया है तो 121 भी सॉल्व कर. ये मेरे हिसाब से तो हुआ है. हुआ तो है. इनकम वाला पॉइंट था, डिस्कशन भी हुआ था, अदर फैक्टर्स. करेक्ट, बी आंसर है इसका. इतना MCQ सॉल्व करो. चैप्टर 3B में क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट इंट्रोडक्शन एंड व्हाट आर द. नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1. उसमें पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर इलास्टिसिटी का टाइप्स रहेगा, प्राइस, इनकम, क्रॉस. फिर नेक्स्ट पेज टू टर्न करेगी तो देखो दिखेगा प्राइस इलास्टिसिटी का टाइप्स. परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक. वो फैक्टर्स अभी नहीं किया है ना, वो अपन करेंगे. पहला 2 आंसर ही हो सकता है. मेथड्स नहीं हुआ है, फैक्टर्स नहीं हुआ है. तो मेथड्स में आज करवाएगा. उसके पहले के दोनों जो आंसर्स है इंट्रोडक्शन से लेकर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो आप कंप्लीट कर सकते हो. ये कोई है जिसका डायग्राम्स इनकम्प्लीट है? सब लोगों ने ही क्लास में किया था. ओके. बैठ किसी के साथ, अभी मैं ढूंढता हूँ. ऑलरेडी भेजा हुआ है ग्रुप. तो पहले करने का ना. क्या बोल रहे हो? भेजा है, थैंक यू. क्योंकि मेरे पास वापस किधर ढूंढूं, कौन से ग्रुप में से निकालूं, ये सोचने के लिए मेरा. थैंक यू ब्रो. ओके जैनम, थैंक यू सो मच. बट यू आर लेट फॉर टुडेज क्लास. MCQs खत्म हो जाएगा ये लोगों का. आई एम श्योर सबका 7 से 10 MCQs तो हो गया रहेगा. हाँ मतलब इन द रेंज ऑफ.
मतलब यू आर डन टिल 48. गुड. तो 53 से लेकर 114 तो बहुत इजी एमसीक्यूज है. यू डोंट हैव टू राइट देम बेटा, यू हैव टू सॉल्व देम. तुम लोग पीछे फॉर्मेट बनाया है ना, 1 से लेकर 121 तक का सारा, फिर जो जो एमसीक्यूज देता हूं उसको सॉल्व करना है. गुड जॉब. 12th में नहीं है कोई नेगेटिव मार्किंग. सीए फाउंडेशन में तो ऑब्वियसली देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग. 0.25 marks is how much is penalty for every wrong answer that you give. तो अगर 4 एमसीक्यूज का आंसर गलत दिया तो 5 मार्क्स लूज होएगा. फॉर एवरी एमसीक्यू एडिशनल 0.25 मार्क्स. चलो आगे बढ़ते हैं. तो फिर बेटा अपने को पेज नंबर मेरे को बताओ. 68 ना. ये आर्यन के साथ कोई एक जन से कोऑर्डिनेट कर लो, वो 15-20 मिनट में पहुंचने के लिए बोल उसको. मेरा 15 मिनट में ये सब करके हो जाएगा. सो पेज नंबर 68 पे वी हैव टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 27. बोलो. सी लिखा है और नहीं भी है तो अपने को लिखने का क्या दिया है. परसेंटेज इंक्रीज. इंक्रीज मतलब चेंज हुआ. So percentage change in quantity demanded is smaller than मतलब less than percentage change in price. इसका मतलब it is smaller than 1. Your answer is C. तो अपने को सिर्फ साइन देखने का है कि साथ में वेरिएबल्स भी देखना है. सोच अगर इसी क्वेश्चन में ये लोग बोलते परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो आपका आंसर ये स्मॉलर रहेगा पर आंसर बी आएगा ग्रेटर देन 1. सो आर यू ओनली लुकिंग एट द साइन ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन के वेरिएबल्स ऑल्सो. जैनम ध्यान दे बेटा. आर वी क्लियर विद दिस वन? श्योर हो? चलो. सो क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर सी करेक्ट है. मुझे लगता है 28 वाज अ वेरी सिंपल एमसीक्यू टू सॉल्व. व्हाट इज योर आंसर? एब्सोल्युटली करेक्ट. कोई है जिसको डाउट है? कौन से गुड्स का बात किया है? इंफीरियर गुड्स का इनकम के साथ रिलेशनशिप इनवर्स, एंड इनवर्स का मतलब नेगेटिव. चलो नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 30. मेरे को है ना ये वाले लाइन का मतलब समझा. श्योर तू यही समझी है? सब लोगों को यही समझ में आया है? आई अग्री विथ यू. परफेक्ट है. वेरी गुड. बट लोगों को क्या लगता है कि रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन प्राइस का मतलब प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा है. नहीं, बट दैट इज रॉन्ग. ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेटा. उस वहां पर उसने पहले भी वही बोला एंड शी इज स्टिकिंग टू दैट. रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन इट्स प्राइस, तो चेंज तो हो रहा है ना. रिगार्डलेस ऑफ चेंज का मतलब प्राइस बढ़ा प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड. देन द अनचेंज रहेगा तो कहना इसे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, और 0 रहेगा तो वो लाइन विल बी अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, प्राइस एक्सिस. बराबर है? समझा है? चल नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 31. ए रॉन्ग आंसर, सी इज द राइट आंसर. बेटा अक्षिता, लेस देन 1 का मतलब होता है इन इलास्टिक. हाँ कि ना? तो अपन डिस्कस करते हैं. लेस देन 1 का मतलब होता है इन इलास्टिक. तो क्या लग्जरीज का डिमांड प्राइस पर डिपेंडेंट नहीं है? है. तो डिपेंडेंट है तो आंसर तो इलास्टिक होना चाहिए अक्षिता. luxuries have elastic demand and necessities have inelastic demand. ये तूने कल के क्लास के नोट्स के अंदर इनकम इलास्टिसिटी के अंदर समझने के बाद लिखा भी है. आर वी क्लियर अक्षिता?
नेसेसिटीज का प्राइस बढ़ गया तो भी मुझे खरीदना पड़ेगा। जब कोई चीज खरीदनी ही पड़ेगी तो डिमांड इन इलास्टिक। सो अगर नेसेसिटी का प्राइस बढ़ गया तो नेसेसिटी का डिमांड शायद फॉल होएगा, पर कितने से होएगा? ज्यादा प्रोपोर्शन से होएगा कि कम प्रोपोर्शन? तो कम प्रोपोर्शन से होएगा तो डिमांड इज इन इलास्टिक फॉर नेसेसिटीज। वैसे ही लग्जरीज के केस में जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉर लग्जरीज फॉल होएगा, बट फॉल इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन। अच्छा, अभी जब वॉर का न्यूज आया था तो लोगों ने क्या लग्जरीज खरीदा था कि नेसेसिटीज खरीदा था? सो नेसेसिटीज का प्राइस चाहे जो भी हो, लोगों ने नेसेसिटीज के ऊपर फोकस किया, क्योंकि नेसेसिटीज आर हैविंग विच डिमांड? इन इलास्टिक डिमांड। बराबर है। चल, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 32। कुछ बेवड़े लोगों ने क्या किया रहेगा मालूम है? 22/25 किया रहेगा। पहला बीड़ू पहला डाइन पढ़ने का। हाँ, जो तू मेरे को पूछ रही थी ना, सेम 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 सेम। बट बेटा एग्जैक्टली तो अगर मैं तुझे वापस याद दिलाता है, तुझे याद रहेगा तो मैंने ये चीज भी तुझे पढ़ाया था। ये स्टेप नंबर 1 है और ये स्टेप नंबर 2 है। लॉ ऑफ डिमांड के बाद ही तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा ना। तो अगर एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो वो लॉ ऑफ डिमांड है। फिर कितने से हो रहा है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ये बराबर। चलो, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका आंसर बी आया। ओ सॉरी 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 सॉरी, ए इज द आंसर। बस अब मेरे को डाउट है लोगों पर कि कितने लोगों को इसका आंसर आया है। 37 38 जिसने मेरे को आंसर और लॉजिक दिया, आई विल बी रियली वेरी हैप्पी। इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बट अ ट्रिकी क्वेश्चन। व्हाट इज योर आंसर? ओके, कुछ लोगों ने बी दिया है। एनीबडी विद अ डिफरेंट आंसर? जीनल, सरन्या, 37 का बी। निशा, निशिका किया ही नहीं। गजब। तो बेटा द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज डैश। इलास्टिक बोला है कि इन इलास्टिक बोला है? इन इलास्टिक बोला है। ये मैं बोल रहा हूं बेटा कि क्वेश्चन में दिया है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। और प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉल होएगा, लॉ ऑफ डिमांड। और डिमांड इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है? इन इलास्टिक है मतलब लार्ज चेंज होएगा कि स्मॉल चेंज होएगा? तो देख तेरा आंसर क्या हो गया। प्राइस राइज हुआ, डिमांड फॉल हुआ, बट इन व्हाट चेंज? लेस चेंज। लेस चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच चेंज? तो अब ये पढ़, क्वांटिटी विल बाय स्मॉल परसेंटेज, विच इज योर ऑप्शन बी। गुड जॉब। अगर ये आया है और नेक्स्ट वाला नहीं आया है तो बेवड़े हो तुम। हाँ, टेक योर टाइम प्लीज, टेक योर टाइम। ओके, तुम तीनों का आंसर ए है। इन तीनों के लिए वेट करता हूँ। जीनल और वेदांत कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। यस। अभी मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे को तो लगता है ए और बी में फर्क ही क्या है? बी क्यों नहीं? पर्टिकुलर कमोडिटी है, मीडियम प्राइस्ड रेस्टोरेंट है। तो देख,
मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। हाँ हाँ वो भी बराबर है, दोनों बोल रहा हूँ। सो मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग टू रेज द प्राइसेस। तो देख मैंने क्वेश्चन नंबर 38 के लिए सोल्यूशन बनाया है, जहाँ पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं और डिमांड क्या है, इलास्टिक। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से डिमांड फॉल होएगा। अच्छा, फॉल कितने से होगा, तो क्वेश्चन में बोला है इलास्टिक, लार्ज। सो देयर विल बी अ लार्ज फॉल। पर लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड के लार्ज फॉल इन डिमांड? क्यों? क्योंकि लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड बोला तो इट इज ड्यू टू प्राइस, और अगर लार्ज फॉल इन डिमांड बोला तो इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस। तो क्वेश्चन में किस कौन से फैक्टर के बारे में बोला है, प्राइस। इसके लिए आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 38 इज ए। बेटा 37 के बाजू में एस लिख दो, 38 के बाजू में एस लिख दो। मैं तुमको सारे सोल्यूशंस दूंगा, वो तुम लोगों को नोटबुक में एट द बैक ऑफ द बुक लिखना है। 32 के आगे एस लिख दो। वो तूने बेवड़ापंथी किया ना, क्योंकि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था। आई हैड टोल्ड टू लीव टू एंड, मैंने तो ऐसा बोला था, पर अभी यू हैड अदर आइडियाज। तू कभी मेरा सुनती ही नहीं है, अभी क्या करूं। जो करना है कर, मेरे को सोल्यूशन सारे चाहिए, जितने भी मैंने दिए हैं उतने सब। 37 38 में जीनल एनी क्वेश्चन क्लियर है? जैनम? हाँ 32 का भी सोल्यूशन है, सिंपल है एमसीक्यू। क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब नो चेंज। नो चेंज में चेंज इन इनकम तो हुआ, इनकम में राइज और फॉल, बट क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विच इज ऑप्शन सी। आर वी क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 दिया था ना, बी बेवड़ा, श्योर हो? क्या बोला कि इनकम इंक्रीजेस तो डिमांड फॉर सुपीरियर गुड्स भी बोला है, सुपीरियर गुड्स विल गो, द कंज्यूमर विल गो इन फॉर सुपीरियर गुड, मतलब लोग वो खरीदेंगे। कॉन्सिक्वेंटली मतलब इसके वजह से जब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स कम हो जाएगा, ये बराबर। तो इंफीरियर गुड्स के लिए रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो आंसर नेगेटिव, तो आंसर आएगा बी। ये बराबर है, श्योर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मुझे नहीं लगता है सब लोगों को इसका आंसर आया रहेगा। डी दारू उड़िया, कैन यू एक्सप्लेन वाई? तेरे को भी वही आया, गुड। तो यही लॉजिक तूने लग्जरी के केस के अंदर क्यों उसको ग्रेटर देन 1 दिया था, लेस देन 1 दिया था रादर। अच्छा दूसरा बात, मे नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन। सेम का मतलब, आई गॉट योर आंसर, सेम का मतलब यूनिटरी तो नहीं है। हाँ इसीलिए तो समझा रहा हूं ना पागल, वरना नेक्स्ट एमसीक्यू पर नहीं जाता। सो क्वेश्चन में बोला है कि मे नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन। सेम प्रपोर्शन में होगा तो आंसर यूनिटरी होता है, सेम में नहीं है मतलब एक कुछ भी बोल रही है, या तो ग्रेटर या तो लेसर, या तो ग्रेटर या तो लेसर। ग्रेटर इज फॉर, लेसर इज फॉर नेसेसरीज, नेसेसिटीज का डिमांड इन इलास्टिक होता है, आंसर आएगा डी। तूने आंसर दिया रहेगा ए के अंदर एग्जाम्पल इज सॉल्ट एंड मेडिसिन, उसमें डिमांड कांस्टेंट रहता है। क्या क्वेश्चन के अंदर बोला है कि डिमांड फॉर नेसेसिटीज रिमेन्स अनचेंज या कांस्टेंट, के बोला है मे नॉट चेंज इन सेम प्रोपोर्शन, मतलब चेंज तो होगा। अभी चेंज होगा तो या तो ग्रेटर में होगा या तो लेसर में होगा। ग्रेटर में होगा तो इलास्टिक होता है लग्जरी गुड्स,
और लेसर में होएगा तो इन इलास्टिक। और इन इलास्टिक किसका होता है, लग्जरीज का कि नेसेसिटीज का? ये रहा उसका आंसर जो हम लोग ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है। तो लेस देन वन का मतलब क्या होता है? गजब औरत है, अगर तू इतना भी इंटरप्रेट नहीं करेगी ना तो अपन बर्बाद है। इन इलास्टिक का मतलब ही क्या होता है, लेस देन वन। ग्रेटर देन वन का मतलब क्या होता है, इलास्टिक। जीरो का मतलब होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। इनफाइनाइट का मतलब होता है परफेक्टली इलास्टिक। तो ये सब अगर तुझे अभी याद नहीं है तो 5 टाइप्स याद कर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फ्लैटर, स्टीपर, इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 अक्षिता। गजब है, 2 एमसीक्यू सही दिया है और उसके पहले वाला क्यों गलत दिया तेरे को मालूम। ए हाई का मतलब लेस देन वन के ग्रेटर देन वन? करेक्ट, बी इज द राइट आंसर। हाई का मतलब क्या, डिमांड बढ़ता है, डिमांड कम होता है, वो हाई होता है? क्या हाई का मतलब इन मोर प्रोपोर्शनेट, मोर प्रोपोर्शन होता है, मोर प्रोपोर्शन होता है। आर वी क्लियर? यस, नेक्स्ट वन। डी तो है ही नहीं। कैन नॉट बी कंज्यूम्ड मोर देन वंस, मतलब पेरिशेबल, जिसको मैं बार बार कंज्यूम नहीं कर सकता है। हाँ तो नॉन ड्यूरेबल होएगा ना। क्या कर रही है, हे भगवान। बेटा बेटा ये रोज यूज होता है, बेंच। हाँ तो कोथंबीर जो तुमको ऑलरेडी खा कर बैठी है उसको क्या रिसाइकल करके वापस वापरेगी क्या? पेरिशेबल कमोडिटी कैन इट बी कंज्यूम्ड मोर देन वंस? एक बार अगर इस्तेमाल हो गया तो वापस कहां से लाएगी? नॉनसेंस, नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर कॉल्ड एज पेरिशेबल गुड्स। ड्यूरेबल का उल्टा होता है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिशेबल गुड्स। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, नॉन ड्यूरेबल मतलब जो टिकाऊ नहीं होता है। जो टिकाऊ नहीं होता है उसको पेरिशेबल बोलते हैं। दैट इज द बॉटम लाइन। बोल अभी देखो जो बोलना है बोल, आंसर तो बी है। तू पीछे टेका, उधर इतना लिखा कर भी खर्चा करवा रहे हो फुकट। तू मेरे को नॉन ड्यूरेबल पेरिशेबल क्या बोल रही है? प्लीज शो वेयर इज दिस रिटर्न, बिकॉज जितना इकोनॉमिक्स मैंने समझा है और पढ़ा है, अदर नेम फॉर पेरिशेबल गुड्स इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एटलीस्ट इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ पेरिशेबल एंड अ नॉन ड्यूरेबल गुड। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में नॉन ड्यूरेबल इज अ पेरिशेबल गुड। ऐसा 3 कैटेगरी है ही नहीं, बहुत बार यूज हो, 2-3 बार यूज हो और एक ही बार यूज हो। 2 ही कैटेगरी है, एक जो रिपीटेडली यूज होता है और एक जो एक ही बार यूज होता है। तो अगर तुझे ऐसा कुछ मिला ना तो तू मुझे बता, मैं आईसीएआई में मेल करेगा और उनको बोलेगा कि तुम बेवड़े, कि तुम बेवड़े हो। अभी भी आया नहीं। ए, ए, तिचे आयला क्या रे? यार भी क्लियर बेवड़ा बोलती है मेरे को अभी। आई अच्छा, आईसीआई का सजेस्टेड आंसर बी है, बोल क्या करना है? हाँ तो बेवड़ी कौन है, तू? आज तक गावत बेवड़ा बोलती है मेरे को। ये मैंने 50th दिया था। ओह सैड, ऑल द बेस्ट। आया क्या? रॉन्ग। -1.5 इज करेक्ट। मैं बता रहा हूँ अभी, जाने दे, बहुत सारे लोगों को नहीं आया रहेगा। सो हमने इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था,
-5/2 आया तो फिर तो आंसर 2.5 होना चाहिए। मैं करता हूँ। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था? तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो डिमांडेड थे वो थे 10। प्राइस हो गया P1 4, तो क्वांटिटी Q1 हो गया 15। लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। नाउ डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P, डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q। तूने क्या किया? बिग नंबर माइनस द स्मॉल नंबर। ये अटर नॉनसेंस, टोटल बकवास। मतलब तू कितना लेक्चर में ध्यान नहीं दे सकती है उसका लिमिट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा है न्यू माइनस ओल्ड। और वैसे भी तू एक, ऐसा थोड़ी होता है बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। सेम लॉजिक अप्लाई करना दोनों में। या तो तू ओल्ड माइनस न्यू कर, या तो तू न्यू माइनस ओल्ड कर। तू एक में न्यू माइनस ओल्ड करती है, दूसरे में तू ओल्ड माइनस न्यू करती है, तो वो तो लॉजिक सही नहीं बैठेगा। अब व्हाट इज डेल्टा पी? 4 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -2। व्हाट इज डेल्टा क्यू? 15 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 5। और तुझे अगर ऐसा नहीं करना है न्यू माइनस ओल्ड, तो तू ओल्ड माइनस न्यू कर। ओल्ड माइनस न्यू, 6 माइनस 4 2, and 10 minus 15 is -5. I am okay with that. But at the end of the day रिलेशनशिप इनवर्स है तो आंसर नेगेटिव तो आना ही है, बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। इसका एक फॉर्मूला है। अब मैंने सारा वैल्यूज फाइंड करके दिया है। डेल्टा पी का वैल्यू 5, नहीं गलत बोला, -2 अपॉन पी क्यों लिखा? क्यू लिखने का है ना, पहले बराबर लिखा था, बोला गलत। सो 5/10 इंटू पी 6 है अपॉन -2, तो आंसर आया 30/-20। लोगों को 5/2 कैसा आया मुझे नहीं पता। इसका आएगा आंसर 3/-2, एंड 3/-2 इज -1.5। तो परसेंटेज निकालेगा कौन? तुमको अभी भी परसेंटेज निकालने को आता थोड़ी है। तूने अगर, नहीं नहीं नहीं, वेट, but that is not the formula. The formula is percentage change in QD upon percentage change in price. What nonsense are you talking? Where is the percentage that you have calculated? क्या ये फॉर्मूला है जो तूने किया है? तो तू पागल है। फॉर्मूला में परसेंटेज का साइन है, और तुझे अगर वैसा करना है तो तुझे परसेंटेज निकालना पड़ेगा। परसेंटेज निकाल, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। सो चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 5 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी 10 इंटू 100, तो तेरा आंसर कितना आएगा? 50%। फिर डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। वैसे तो ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करना चाहिए क्योंकि परसेंटेज दिया नहीं। हाँ पर ठीक है, आंसर फिर भी मिलना तो चाहिए आइडियली। सो व्हाट इज द चेंज इन प्राइस? -2 अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। सो 2/6 किया तो 1/3 हो गया, तो 33 आएगा, -33%। आई रिपीट, ये 2 1 जा, ये 2 3 जा, 3 1 जा, 3 इंटू 33.33 आएगा। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 50% अपॉन 33.33%। कितना आ रहा है? हाँ हाँ ले भाई, नेगेटिव नहीं, पर कर, कैलकुलेट कर, मोबाइल पे कर, 1.5 ही आना चाहिए। And we will take the answer as A because negative sign is to be ignored while solving
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी में जब मैंने तुम लोगों को कल 5 टाइप पढ़ाया था, तो लोवेस्ट नंबर था 0, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 एंड इनफाइनाइट। तो प्राइस इलास्टिसिटी में तो नेगेटिव साइन है ही नहीं, तो आपका जो आंसर आएगा फाइनल वाला इज ऑप्शन ए एंड नॉट ऑप्शन सी। यू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू। कौन सा वैल्यू? तो तेरा जो 5/2 है ना, वो 2.5 ही होता है तेरा मैथ्स में लोचा है। मतलब तुम सब लोगों को आंसर 2.5 ही आया था, एटलीस्ट इन दिस ग्रुप। And the answer for the question is -1.5, but we ignore the negative sign and get the answer as A. इनकम इलास्टिसिटी में लेंगे, क्रॉस में लेंगे, प्राइस में नहीं लेंगे। इनकम में नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होता है, क्रॉस में नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होता है, प्राइस में नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी नहीं। सोल्यूशन एस लिख दो, कुछ भी। ये फॉर्मूला कैसा यूज कर सकती है अक्षिता? सो स्टूपिड ऑफ यू टू नॉट यूज द परसेंटेज। मैंने तो ये फॉर्मूला लिखा ही नहीं है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। मैंने तो बार बार परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बारे में बात किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्विकली प्लीज। डी दारूडिया, श्योर हो? कोई है जिसको नहीं आया है तो प्लीज लेट मी नो। डी इज द राइट आंसर। कैन आई से इट इज द हाउ मच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कितने से चेंज हुआ। इट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। शॉर्ट रन में इलास्टिसिटी अलग रहेगा, लॉन्ग रन में भी इलास्टिसिटी अलग रहेगा। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। नॉर्मल गुड्स, मेरे को क्यों आंसर इंफीरियर नहीं, नेगेटिव होता है, लग्जरी क्यों नहीं? सो अगर आंसर लेस देन 1 आया तो नॉर्मल गुड्स बराबर है। अच्छा, इसमें भी कहना है नेसेसिटीज इज अ मोर अप्रोप्रिएट आंसर। मीटिंग हैज एंडेड। अरे पर अपना तो पेड आईडी है भाई, काय का एंडेड? जाने दे, कोई आया नहीं है वैसे भी। दिस इज अ पेड आईडी, पॉसिबल ही नहीं है इसको। जूम इज परचेज्ड ओवर हियर। आईडी तो परचेज्ड है, पर कल नहीं हुआ था ये प्रॉब्लम। वो बंद इसीलिए हो रहेगा क्योंकि इट वाज आइडल फॉर 40 मिनट्स, nobody is there, so if somebody joins then maybe it won't remain idle। आइडल है तू, चल। हाँ सच है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर। कुछ भी, स्कूल है पागल, स्कूल। कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्या दिया है, नंबर मैटर करता है। 1 से ज्यादा है ना, इसीलिए आंसर लग्जरी है। हाँ हाँ, पर मैं तो बता रहा हूँ कि दिमाग में क्या आएगा, अरे स्कूल है, स्कूल तो नेसेसिटी है, नेसेसिटी है तो आंसर बी होना चाहिए। बट क्वेश्चन में वैल्यू क्या दिया है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब लग्जरी, तो आंसर आएगा ए। आर वी क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। अरे कुछ भी पागल, आलू। अरे आलू, जब तक समोसे में रहेगा आलू मैं तेरा रहूंगा, ओ मेरी शालू, आलू। हाँ, तो वो कमोडिटी को देखना है कि वैल्यू को। वैल्यू कितना आया, माइनस, और माइनस में है मतलब द गुड्स आर इंफीरियर। द आंसर इज ए। आर वी क्लियर? श्योर हो? चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 56। वाई नॉट बी, वाई नॉट ए? क्यों माइनस में नहीं? कहां से पढ़? कुछ भी, कुछ भी।
क्रॉस इलास्टिसिटी तो नेगेटिव हो सकता है। कैसे पता चला? वो भी अगर नहीं दिया है ना, क्वेश्चन पढ़ो, वो लोग ने क्लियर कट लिखा है। मैं मटन चिकन को भाड़ में गया, मेरे लिए कमोडिटी मैटर ही नहीं करता है, रिलेशनशिप मैटर करता है। रिलेशनशिप में क्या दिया है? इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी इंक्रीजेस, एक्स और वाई दोनों का रिलेशनशिप डायरेक्ट है, इसीलिए प्लस 0.25 है। वेरी गुड। किधर गया सोल्यूशन? कौन सा क्वेश्चन है ये अगर इसको मतलब परीक्षा, यू बी आर बिहेविंग लाइक अ स्टूपिड पर्सन इफ यू कैन नॉट गेट द आंसर बिकॉज द फॉर्मूला इज व्हाट यू आर सपोज टू यूज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज ऑफ ए कमोडिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी कमोडिटी। क्वेश्चन में 5% 20% डिवाइड करेगा तो आंसर 0.25 आता है। नेक्स्ट 57 का आंसर सी इज द रॉन्ग आंसर। एक ब्रेड और दूसरा ब्रेड अनरिलेटेड थोड़ी है, दे आर रिलेटेड। ओ सॉरी 57 पर है मैं, नहीं नहीं एक सेकेंड, मैं 58 देख रहा था। प्लीज गिव मी द आंसर फॉर 57। बी इज द रॉन्ग आंसर। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी हाई। इसका मतलब आप रिवीजन किए बिना आते हो, क्योंकि अगर नोट्स पढ़ते तो उसके अंदर समझता कि जब हमने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था सब्स्टिट्यूट गुड्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी हाई। अपने नोट्स में लिखा हुआ है, कल का पढ़ा हुआ है, आंसर सी है। आंसर बी क्यों नहीं है? क्योंकि बी के लिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट दिए, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट, नॉट वेरी हाई। सो द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी हाई। वेरी हाई का मतलब देर इज हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूएबिलिटी। सब्स्टिट्यूएबिलिटी रहेगा तो रिलेशनशिप डायरेक्ट रहेगा, डायरेक्ट का मतलब पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव का मतलब वेरी हाई रहेगा। तो योर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन राई ब्रेड एंड होल व्हीट ब्रेड। एक ब्रेड दूसरे ब्रेड का सब्स्टिट्यूट है, डायरेक्ट रिलेशनशिप पॉजिटिव। नेक्स्ट क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर पर्सनल कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब रिलेशनशिप इनवर्स है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 60th वन। क्यों ब्रेड और डीवीडी के बीच में क्या रिश्ता है? कुछ भी नहीं है, अनरिलेटेड गुड्स है तो जीरो आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। देन डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर एक ही बचा है, 114। व्हाट इज योर आंसर? क्यों सी? प्राइस राइज हो रहा है, डिमांड नहीं है, सप्लाई है। सप्लाई है, डिमांड किधर है बताओ जरा मेरे को। सप्लाई कर्व दिया है, पढ़ते ही नहीं है। कॉन्सेप्ट सेम ही है, नसीबमंद तेरा आंसर राइट है। इट इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। आर वी क्लियर? आर वी श्योर? हैव यू अंडरस्टूड? बोलो कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स, कोई प्रॉब्लम तुम्हारा वापस सॉल्व करना है तो मेरे को बताओ। डू यू वांट मी टू सॉल्व एनी ऑफ द एमसीक्यूज अगेन? तो बेटा वी हैव टू टुडे स्टार्ट विथ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
मेथड्स का मतलब क्या ना, इसे मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग मेथड्स. सो बिफोर आई गो ओवर देयर अ स्मॉल रिवीजन ऑफ वॉट एवर वी डिड इन द लास्ट क्लास. चलो मेरे को बताओ, हम लोग ने पढ़ा था डिमांड के बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिमांड सेम है कि अलग है? अलग है. क्या अलग है? मेजरमेंट होता है बट डिरेक्शन. सो अगर मैं तेको बोलूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिवनेस ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्राइस. ये बराबर ना? सो whenever we talk about elasticity of demand, can I say it is the percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. और जब भी हम लोग इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं तो एक सवाल पूछना होता है, कौन सा? सो हायर द प्राइस लोअर द डिमांड इन इलास्टिक डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड इलास्टिक डिमांड. ये तो लॉ ऑफ डिमांड है. हायर द प्राइस लोअर द डिमांड बाय मोर प्रपोर्शन, by less proportion, lower the price is called as law of demand. या तो ज्यादा चेंज या तो ऐसा कल भी किया था. सो कहने से अगर ज्यादा चेंज आएगा तो इलास्टिक, कम चेंज आएगा तो इन इलास्टिक. आर वी क्लियर विद दैट? फिर हम लोगों ने देखा था कि प्राइस इलास्टिसिटी होता है, इनकम होता है, क्रॉस होता है और एडवर्टीजमेंट होता है. प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर 5 टाइप पड़ा था. एग्जैक्टली इक्वल चेंज, यूनिटरी इलास्टिक कर्व. कैसा होता है कर्व? So when a change in the price of the commodity brings about exactly equal change, then it is called as unitary elastic demand, where QQ1 is equal to PP1 and the curve is a rectangular hyperbola curve, linear curve. When a change in the price of the commodity brings about more than proportionate change in the quantity demanded, then it is called as relatively elastic. मतलब more change तो curve will be steeper के flatter, where QQ1 is greater than PP1 and the curve is a flatter curve. When a change in the price of the commodity brings about less than proportionate change in quantity demanded, then it is called as relatively inelastic. Inelastic के अंदर QQ1 is less than PP1 and curve is steeper. क्वांटिटी में चेंज कम तो स्टीपर, क्वांटिटी में चेंज तो फ्लैटर. ये बराबर है. फिर आता है perfectly inelastic. When a change in the price of the commodity brings about no change in quantity demanded, then it is called as perfectly inelastic demand. जो Q है वही Q1 है and the curve is a vertical line parallel to y axis. When a change in the price of the commodity, when a slight change in the price of the commodity brings about tremendous, huge, infinite, immeasurable change in quantity demanded, then it is called as perfectly elastic demand. ये बराबर है. एंड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज E इक्वल टू इनफाइनाइट, वेयर द कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. फिर इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, नेगेटिव होता है. पॉजिटिव इज फॉर डैश गुड्स, नॉर्मल गुड्स. नेगेटिव इज फॉर एंड जीरो इज फॉर सॉल्ट एंड मेडिसिन. अच्छा, नेसेसिटीज का डिमांड इज इलास्टिक के इन इलास्टिक. लग्जरीज का डिमांड, नेसेसिटीज का डिमांड इन इलास्टिक मतलब चेंज विल बी मोर के चेंज विल बी लेस, और लग्जरीज के अंदर द चेंज विल बी मोर. यूनिटरी इलास्टिक मतलब एग्जैक्टली इक्वल. क्रॉस इलास्टिसिटी इज फॉर वन कमोडिटी के टू कमोडिटीज. व्हाट आर द टू कमोडिटीज? सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड अनरिलेटेड. क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशनशिप डायरेक्ट का मतलब पॉजिटिव का मतलब वेरी हाई. फिर नेक्स्ट वाला था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, रिलेशनशिप का मतलब नेगेटिव का मतलब वेरी लो. तीसरा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ट्रेमेंडस, ह्यूज, इनफाइनाइट, इमेजरेबल. हेट्रोजीनियस कमोडिटी के होमोजीनियस, पोटैटो was an example. So there will be infinite change. And price of pen affecting the demand for apple. Unrelated goods, no change, zero. Clear है?
अब मैं तेरे को सच बताऊं, मेरे को नेक्स्ट मेथड के बारे में तो बोलना भी नहीं है, तुम लोग मेरे को एक्सप्लेन करेगा। मेथड का नाम क्या लिखा? परसेंटेज, या तो रेशियो, या तो प्रोपोर्शनेट मेथड। ये कौन सा मेथड? परसेंटेज या तो रेशियो या तो इसका फॉर्मूला आना चाहिए। अब मैं पक गया है ये फॉर्मूला दे देकर। बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन अपॉन परसेंटेज चेंज इन, और ये डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, और डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी। इस पर जस्ट एक सम भी सॉल्व किया। ये आर बी क्लियर? पक्का? तो ये जो रेशियो मेथड है ये एक तरीका है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का। दूसरा तरीका क्या है? तो आर्क इलास्टिसिटी है। कौन सा इलास्टिसिटी है? आर्क इलास्टिसिटी कैसे होता है? तो पहली बात तो आर्क इलास्टिसिटी इज बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या बोला? इट इज बिटवीन, मतलब क्या? बुक में मत देख, नहीं दिखेगा। दिस कंसिडर्स एन एवरेज। क्या बोला? इट कंसिडर्स, रेशियो में हम लोग एवरेज को कंसिडर करते नहीं, पर आर्क मेथड के अंदर हम लोग एवरेज को कंसिडर करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज डेल्टा क्यू अपॉन Q2 प्लस Q1। This is divided by delta P upon P2 plus P1. What is P2 P1? What is Q2 Q1? Wow. इसमें मुझे सुसाइड करना है कि मुझे मर्डर कमिट करना है? बस साले, मतलब हम सब मरेंगे। क्वार्टाइल बोला क्योंकि फिर मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा क्या होगा कालिया? क्योंकि अभी तक तो तुम्हारा मेरे अगेंस्ट कोई कंप्लेंट भी नहीं है। सो बॉम्बे क्वार्टाइल बोलती है, परसेंटाइल बोलती है। हाँ अभी आई, ये उससे भी गया। इसको लास्ट ईयर का याद आ रहा है, अभी का अभी वो याद नहीं आ रहा है। बराबर, एक्स की याद पहले ही आती है। एक छोड़, मैं बोल रहा है, मैं ही बोल रहा है। Q2 इज न्यू क्वांटिटी, Q1 इज ओल्ड क्वांटिटी, P2 इज न्यू प्राइस, P1 इज ओल्ड प्राइस। मुझे ये डेल्टा को ओपन करके दो, डैश हटा दो। क्या ये हटाऊं? तो न्यू माइनस ओल्ड, तो बोल फिर Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाय, नहीं नहीं, पहले डिवीजन, डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 अपॉन P2 प्लस P1। क्या हो गया? अच्छा, इसमें भी मैंने एक गलती किया है। मैंने क्या बोला था कि इस मेथड में भी कंसीडर द एवरेज, सो कैन आई से दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2। अब क्या होएगा? ये 2 और 2 कट हो जाएगा। तो इवेंचुअली तो सही लिखा है जो नीचे लिखा है, सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मूला में मेरे को क्या लिखना चाहिए था? डिवीजन, डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया, 3 क्यों नहीं किया? क्योंकि 2 ही है। थैंक्स ब्रो। सो Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। चलो अभी मेरे को फाइनल वाला फॉर्मूला दो। मेरे को डिवीजन का साइन नहीं पसंद आया।
सो फाइनल क्या आएगा, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाय P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1। एंड ये मेथड के अंदर हमने क्या बोला, इट इज बिटवीन हाउ मेनी पॉइंट्स, it is between 2 points and it considers, ये बोलो, considers what, average। ये आर वी क्लियर, श्योर है। अब आता है तीसरा मेथड जिसका नाम है पॉइंट या तो ज्योमेट्रिक मेथड। ये रिपीट करो तो मेथड का नाम क्या है, पॉइंट या तो ज्योमेट्रिक। नाउ पॉइंट इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, नॉट बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो रेशियो और आर्क दोनों में बिटवीन 2 पॉइंट्स है, पर रेशियो के अंदर एवरेज कंसीडर होता नहीं है, आर्क में एवरेज कंसीडर होता है, और पॉइंट मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू L अपॉन यू। हाँ, इलू, इलू का मतलब आई लव यू, इलू का मतलब एल अपॉन लल्लू अपॉन उल्लू। एल क्या है, एल इज द लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। एल इज विच सेगमेंट, लोअर सेगमेंट ऑफ अ डिमांड कर्व। यू इज द, वाओ, ओ माय गॉड, it is the upper segment of the demand curve। तो सेगमेंट क्या होता है, कैन आई से अ सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स। देखते हैं अभी मैं अगर डिमांड कर्व का बात कर रहा हूँ, बोलो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्या अपवर्ड होता है। तो अपन ने एक डिमांड कर्व ऐसा बनाया जो डाउनवर्ड है एंड बोथ द एक्सिस को वो टच करता है, तो ये सेगमेंट बन गया। I have drawn a demand curve in such a manner that it touches both the axis। नाम दे दिया A, नाम दे दिया B, और मैंने बीच में मैंने एक पॉइंट लिया Q। B क्यों लिया, क्योंकि ये पॉइंट इलास्टिसिटी एज अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो Q किधर है, हाँ थैंक्स, आई अग्री विथ यू, बट बीच में को इंग्लिश में बोल, मिडल, मिड पॉइंट, सेंटर। क्या क्या वर्ड बोला, मिडल, मिड पॉइंट, सेंटर। तो अब मुझे बता, एट पॉइंट Q व्हाट इज द लोअर सेगमेंट, QB। Q से लेकर B तक नीचे का सेगमेंट, और Q से लेकर A तक ऊपर का सेगमेंट, दोनों एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट है। तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब कैन आई से बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट इज इक्वल टू 1। मैं तेरे लिए और पहली बात कि डिमांड का डाउनवर्ड है और मैंने उसको दोनों एक्सिस पे टच करवाया है, तो ही सेगमेंट मिलेगा ना, वरना सेगमेंट क्या लटकता हुआ मिलेगा, सेगमेंट के लिए वो तो है ही। अब I'll answer you, give me 2 minutes, I am taking few more points, point P, point R। रुक, सेगमेंट का नाम क्या था, ए बी, एंड आई एम अज्यूमिंग कि ए बी सेगमेंट इज हाउ मेनी सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ए बी कितना सेंटीमीटर है, 4, और हर एक पॉइंट के बीच में गैप कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर ईच। जी शुक्रिया। तो बता क्यू बी कितना सेंटीमीटर, क्यू ए, तो आंसर 1 आ गया। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। अब मुझे बता, मैंने एक और पॉइंट लिया था P,
What is the elasticity of demand at point B? PB लोअर सेगमेंट है, PA अपर सेगमेंट है, PB अपॉन PA 3/1, तो आंसर कितना आया 3, और अगर आंसर 3 आया तो E इज ग्रेटर देन 1। तो मेरे को बता एट अ पॉइंट अबव द मिड पॉइंट E इज ग्रेटर देन 1 इलास्टिक। ये बराबर, ऐसा तुम लोग मुझे बाकी के पॉइंट्स का कैलकुलेट करके दो। एट पॉइंट आर बी अपॉन आर ए, तो आंसर आएगा 1/3। 1/3 आया तो आंसर आएगा 0.33, विच इज ग्रेटर देन 1 के लेस देन 1। सो एट अ पॉइंट बिलो द मिड पॉइंट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 इन इलास्टिक डिमांड। ये बराबर है। बोलो अभी कितने पॉइंट्स बचे? पी क्यू आर हुआ, और कितने पॉइंट्स बचे? ए और बी। पी क्यू आर तो हो गया ना, हाँ इट्स ओके, बट पी क्यू आर तो हो गया। देख ए बी ए बी ए बी ए बी, चलो कौन सा पॉइंट लेना है? ए लेना है, बी लेना है? चलो जो बोलो वो। एट पॉइंट ए द लोअर सेगमेंट इज ए बी, पूरा ही सेगमेंट है, अपर तो है ही नहीं। ए एक पॉइंट का सेगमेंट होता है, तो ऊपर क्या है? कुछ नहीं है उसके, 0 होएगा। ए हाँ, तो इसका आंसर 4/0 4 0। वाओ, इसको वापस स्कूल भेजो बेटा। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो E इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये वाला पॉइंट लिया, क्योंकि मेरे को मालूम था कोई बेवड़ा बोलेगा 4/0 0, फिर मैं उसकी बजाएगा। तो एट पॉइंट ए E इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये बराबर है। अब एक ही पॉइंट बचा है, कौन सा पॉइंट बचा? तो एट पॉइंट बी 0/4 4। अरे गलत हो गया ये। कहना से लोअर सेगमेंट 0 है, अपर सेगमेंट बी से लेकर ए तक है, तो 0/4 एनी नंबर 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। देख दो स्टेटमेंट याद रख बेटा, ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट। हाँ सच बोलो, क्या मालूम ये लोग क्या सोच रहे हैं। एंड एनी नंबर 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, 0 डिवाइडेड बाय इज 0, बराबर है। अच्छा मैं आज मेरे को पोगो देखने का जरूरत है, छोड़ दे। सो बेटा एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0। अब मेरे को एक बात बता, कैन आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट बी? परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या मैं जो तूने किया अनुष्का वो परफेक्ट है। परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट बी कैसा बनेगा? एक नंबर, when a line is parallel to y axis E is equal to 0। when a line is parallel to y axis it is a perpendicular line, vertical line parallel to y axis, मतलब there is no change in quantity demanded। तो इसका मतलब B पॉइंट पर वर्टिकल लाइन आया, इसका मतलब E is equal to 0। फॉर्मूला नहीं भी डालेगी तो भी आना चाहिए।
अच्छा, क्या ए पॉइंट पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन बन सकता है? तो ये वाला जो लाइन बनेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, तो ये E इज इक्वल टू 0 और ये E इज इक्वल टू इनफाइनाइट। एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। ये क्लियर है? श्योर है? बेटा ये जो मैंने कर्व बनाया ना, वो कर्व है लीनियर कर्व। कौन सा कर्व? अभी एक और पॉसिबिलिटी है कि कर्व लीनियर नहीं है, कर्व उसकी जगह पर क्या बन गया? नॉन लीनियर। बेटा नॉन लीनियर कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है कि कॉन्वेक्स होता है? डिमांड कर्व इज डैश शेप्ड, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये हाँ के ना? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन मतलब कर्व कुछ ऐसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है कि कॉन्वेक्स दिख रहा है, तो ये कर्व को अपन ने नाम दिया डिमांड कर्व। क्या इस डिमांड कर्व ने एक्सिस को टच किया? नहीं। तो अब कैसे आंसर आएगा? यस, तो फॉर दैट यू नीड टू सिलेक्ट अ पॉइंट। For that you need to select a point. You select any point over here. Say for example, मैंने ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया, ये पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। कुछ भी तेको जो देने का है दो, तेको P नहीं दे, A देने का है, अलग लेटर लेते हैं J। अब यहां से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करेगा जो एक्सिस को टच कर रहा है। अब जो एक्सिस को टच किया, इसको मैंने नाम दिया A, इसको मैंने नाम दिया B। सो मेरा J पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा? JB अपॉन JA। एंड इफ यू ऑब्जर्व JB इज ग्रेटर देन JA, देयरफॉर E विल बी ग्रेटर देन 1। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम होएगा? अब मुझे बता, अगर मुझे यहां पर एक पॉइंट चाहिए, मुझे एक नया टेंजेंट बनाना पड़ेगा। ऊपर वाले मेथड में क्या था मालूम है? एक ही कर्व पे पांचों पॉइंट आ गया, जबकि नॉन लीनियर कर्व में अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग टेंजेंट बनाना पड़ेगा। सो बेटा अभी तक अपना टोटल कितना मेथड्स पढ़ के हुआ? 3। पहला मेथड का नाम रेशियो, परसेंटेज या तो प्रोपोर्शनल। या नहीं से एक्चुअली तो ये पढ़ने का भी जरूरत नहीं था, क्योंकि ये ऑलरेडी अपन बहुत बार पढ़ चुके थे। फिर दो नए मेथड्स पढ़े, एक का नाम आर्क और एक का नाम पॉइंट। आर्क इलास्टिसिटी इज प्योरली सीए फाउंडेशन। तो 12th वालों को तभी नहीं बोला मैंने, क्योंकि फिर साले ध्यान नहीं देते, और कुछ डिफिकल्ट तो था नहीं। सो आर्क इलास्टिसिटी इज फ्रॉम CAFC पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन कम्स विच मेथड? पॉइंट मेथड। अच्छा है ना, समझ ले, कम थोड़ी पड़ा रहा है तेरे को, तो कम दाम में ज्यादा सफेदी, तू मजे ले। ए आर वी क्लियर टिल हियर? मुझे एक और मेथड पढ़ाना है, बट बिफोर वी गो देयर आई वांट यू ऑल टू मेक नोट्स। तीनों मत लिख, पॉइंट वाला है। तो तुम लोग 12th स्टैंडर्ड वाले सिर्फ 2 ही मेथड लिखेंगे, सीए फाउंडेशन वाले 2 मेथड लिखेंगे। You have only 20 minutes to complete the notes. Methods of measuring elasticity of demand. I repeat, methods of measuring elasticity of demand. अब मतलब तेरे को ड्रॉ तो करना पड़ेगा ना। तेरे को अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया, एक्सप्लेन द पॉइंट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर 4 मार्क्स, तो तेरे को लीनियर और नॉन लीनियर दोनों बनाना पड़ेगा। मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर ले। प्राइस क्यों कैलकुलेट करेंगे बेटा? रेशियो मेथड के यहां पर जाकर लिखो
This method is to be used when the change is small. नहीं, चेंज इज स्मॉल मतलब जब नंबर्स छोटे होते हैं तब. आर्क मेथड में कैसा एवरेज लेते हैं, पर रेशियो मेथड में एवरेज लेते नहीं. ये आर्क मेथड कॉपी करो. मेरा बर्थडे हर साल आता है. 12 जून. ये आर्क इलास्टिसिटी है. अच्छा तेरे को मेरा वाला चाहिए ये. हाँ ये पूरा हो गया आर्क. हाँ, तो पूरा आर्क लिखो. तूने क्यों लिखा? ये पढ़ेगी ना तो बहुत अच्छी है पढ़ने में, पर पढ़ना नहीं है प्रॉब्लम. वो 70% इज नॉट अ गुड परसेंटेज. ओके 75 रहेगा, 80 रहेगा, 81 रहेगा. कितना है? हाँ तो 82 है ना. पोद्दार वाले के लिए वो हर बार का होता है. 82 इज गुड कंसिडरिंग विच कॉलेज यू आर इन. निकिता को वो भी नहीं है लगता है. 70 का क्या ही कर लेगा आदमी. ये हुआ. ओके आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस. ये नीचे का 2 लाइन लिखो और सम सॉल्व करो. 12th वाले मत करो. आर्क इलास्टिसिटी के नीचे ये लिख. व्हेन प्राइस इज 100 क्वांटिटी डिमांडेड इज 500. हाँ एग्जाम्पल. सुबह अच्छा मतलब रात को चिल्लाने का. ऐसा ना. डिमांडेड. ठंडा करना है, गरम करना है? गर्मी लग रहा है तुझे. अब ये सॉल्व करना है. अब तेरे पास फॉर्मूला है, तेरे पास नंबर्स है. तुझे पहले तो वैल्यूज लिखना है, फिर फॉर्मूला लिखना है, और फिर सम को सॉल्व करना है. नहीं रफ नहीं, तू पहले वैल्यूज लिख. P1 P2 Q1 Q2. ओके गिवन बोलते हैं उसको, मेरे को नहीं मालूम है. लिख. हाँ मतलब मैथ्स मैं पढ़ेगा तो तुम फेल हो जाएगा. हाँ हाँ कर बिंदास. Q1 इज प्राइस. हाँ Q1 इज यस. तो न्यू. अबे बेवड़ी बोलना चुपचाप. ओल्ड क्वांटिटी. Q इज ओल्ड प्राइस. गजब है. Q को P बोलती है, P को Q बोलती है. तो ये बोलना. फिर तू ये पूछ, जो तेरा सवाल है वो पूछना. नहीं समझा मुझे. कैसे समझेगा यार, गजब औरत है ये. देखो घाई क्यों है. पहले गिवन लिखो. Q1 Q2 P1 P2. फिर फॉर्मूला लिखो और फिर उस फॉर्मूला से इस सम को सॉल्व करो. आंसर तेरा करेक्ट. और उसको फर्दर कैलकुलेट कर तो आंसर करेक्ट. छोड़ दे. First method that you are supposed to write is by the name of point or geometric method.
चल, I think I have given enough time. One last method, but a very, 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 very important method. CA फाउंडेशन मोर सो 12th के लिए इजी है. चलो बुक्स बंद कर दो. 12th में है, सीए के अंदर नहीं. एग्जैक्टली. बुक्स बंद करो प्लीज. हो गया. जे बी अपॉन जे ए. बेटा डीडी का मतलब डिमांड कर्व था और कुछ भी नहीं. हाँ बता रहा हूँ. इस क्लासरूम को भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं. कुछ स्पीकर्स वगैरह मिलेंगे तो लेकर आओ. आई विल पे इट टू यू. अच्छा करोगे कि वाट लगाओगे? आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इफ यू वांट टू डू इट, बट इट शुड बी नॉट स्क्रूइंग अप द वॉल. डू वॉट एवर यू वांट, आई एम ओके विथ इट. पर वाट हम नहीं नहीं. प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कुछ लोग मस्ती करेंगे. अबे कौन लेकर आएगा वो और करेगा कौन? और बट यू विल नॉट मतलब आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, डू इट, बट देन हाँ नहीं नहीं कुछ लो. अरे गाली गलौज नहीं होना चाहिए. वॉल की बात नहीं लगनी चाहिए. नहीं तो कुछ क्या होएगा, पेंट करोगे कोई उधर गाली लिख डालेगा. क्या मालूम. हाँ करो. हाँ जब देखो करना है. ये क्लासरूम तुम्हारे लिए ही है. जिस क्लासरूम के अंदर और कोई लेक्चर होता ही नहीं. डू इट. तू पहले सोच, आइडिया शेयर कर. एक बार मेरे को दिखा. हाँ मतलब मेरे को देखा कि क्या बना रही है. क्योंकि तुम लोग हमारे साथ और 1 1.5 साल रहोगे, 2 साल रहोगे. इंटर फाइनल फिर मेरे को तो ये आगे भी करवाना है ना. आई एम ओके. ब्रिंग आइडियाज टू मी. आई विल अप्रूव. जो तुमको करना है तुम लोग आपस में डिसाइड करो और मेरे को बताओ. I am okay with it, but I want a plan, share the plan, and then we'll do it. वही मोटिव है कि मुझे खराब नहीं करना है. पर वो पेंटिंग करना चाहती है, उसको पेंटिंग बहुत अच्छे से आता है. हाँ बट निकिता पेंटिंग इन योर फ्री टाइम, नॉट अफेक्टिंग योर एकेडमिक्स. एक दिन में पूरा मार डालेगी, नहीं होएगा. वही ना. डन डन. पर फिर एकेडमिक्स अफेक्ट नहीं होना चाहिए. ओनली ऑन दैट कंडीशन. मेरे को कोई भी लेक्चर के बाद पर फिर तुम्हारा होमवर्क अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हारा पढ़ाई नहीं अफेक्ट होना चाहिए, तुम्हारा टेस्ट में मार्क्स अफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो फिर कैसे होएगा? तो फिर आई कैन नॉट अलाउ यू दैट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बिकॉज यू आर नॉट हियर फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर, यू आर हियर फॉर एकेडमिक्स. सो यू गिव टू. क्यों तेरे को 4 दिन में करना है? तू करना 15 दिन में. हर दिन थोड़ा थोड़ा तेरा हॉबी के लिए. यू डू इट ओवर हियर. आई एम अलाउिंग इट टू यू, बट दैट कैन नॉट अफेक्ट योर एकेडमिक्स. दैट इज द बॉटम लाइन. मेरे को एकेडमिक्स में अफेक्ट होएगा ना बेटा, वो नहीं चलता है. हाँ फोटो सिलेक्ट करो और जो तुम लोगों को फोटोज चाहिए हाँ लो, प्रिंट लो. स्टिकर.
तुम करो, आई एम गिविंग यू दैट अथॉरिटी, बट जस्ट डोंट स्क्रू अप विद द क्लास. पेंट है तो तू पेंट के ऊपर पेंट कर, मेरे को चलेगा. और ये लो मतलब कोई है ना, बोलते ना ऐसा स्प्लैश मत कर देना अननेसेसरली, देन दैट इज अ प्रॉब्लम. मस्ती वगैरह किया, देखो शी इज अ वेरी गुड पेंटर, so she will paint something which is really very nice, but then there will be others who will want to screw up the class. Others, anybody. So I want you to take, consider this as your class, and जो करना है करो, अच्छा लगना चाहिए, कर. आगे बढ़ रहा, तू पेंटिंग का कर, तुम लोग फोटो का करो. और डेली बेसिस पर मेरे को, अब आई रिपीट माई सेल्फ, माई पॉइंट इज क्लियर, एकेडमिक्स अफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि निकिता का बहुत टाइम जाएगा अगर उसको पेंट करना है. पर अच्छे, so you give 1 hour a day, I don't have a problem. अपना बाजू में जो ऑफिस है ना, हाँ वहाँ पर रख देना. प्रशांत भाऊ को बोल देना कि प्रीतेश सर से बात किया है, मैं बता दूंगा उनको. और दूसरा, डोंट एक्सटेंड इट बियॉन्ड एन आवर अ डे. 1 hour a day इज इनफ. आफ्टर द लेक्चर बैठ जाओ, जो करने का करो, सोच समझ पहले दिखा, फिर गो है. हाँ आराम से, आराम. तेरी मर्जी है, तेरे को कैसा करने का है. मतलब देख, तेरे पास ये पूरा वॉल है. इनफैक्ट you have that glasses also to do whatever you want. Whatever you want, if done in a manner which does not spoil the classroom, is allowed from my end. करो, मोटिवेट करे, कोट्स हो सकते हैं. हम्म. तो ये अच्छा लगेगा ये वाले वॉल पर बहुत, कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट यू हैव. आई डोंट माइंड इफ यू वांट टू रिपीट इट, या यू वांट टू क्रिएट. हाँ एग्जैक्टली. तो तेरे आर्ट गैलरी में कुछ और भी ऐड हो जाएगा, इज व्हाट आई मेंट. गो अहेड. चल, राइट नाउ वी नीड टू फोकस. देयर इज समथिंग रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट निकिता आई होप यू रिमेंबर माय वर्ड्स. हाँ, तेरे को कौन याद दिलाएगा. ये बोल भी कौन रहा है, कर रही है, बट ये कंसिस्टेंटली होना चाहिए. अक्षिता, प्रॉब्लम है ना अपना, तेरे को सच बताऊं ना, द प्रॉब्लम विथ यू इज कंसिस्टेंसी, नॉट द अबिलिटी और द स्किल. Everybody in this classroom has the ability or the skill. The problem with your set of people is the consistency. I want you to be consistent. That's it. आज सचिन तेंदुलकर है ना, क्यों वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर्स है, इज नॉट बिकॉज ही इज प्रोबेबली द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड. It is because he was consistent over a period of 30 years, which is very difficult. Consistency for 3 days, no, 4 days, 5 days, 5 weeks, 10 weeks is, जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, कंसिस्टेंसी डिफिकल्ट होता जाता है. मैं देखो एक सिंपल एग्जांपल देते हैं. टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप इज इजी, टू एंड द रिलेशनशिप इज इजियर, टू मेंटेनिंग इज डिफिकल्ट, टू गो टू होता है बेटा, फिर हॉस्पिटल, फिर ये वो. तो I'll tell you one more thing. To start going to a gym is easy. To end the gym का subscription is easier. What's difficult is to continue to maintaining to going to the gym. Consistency है ना बेटा, consistency is probably the most important thing in anybody and everybody's life. Most difficult. आज अगर विराट कोहली का फिटनेस इतना अच्छा है ना, तो उसका रीजन उसका कंसिस्टेंसी.
कितना टेम्पटेशन होता रहेगा उस आदमी को कि भाई मैं छोले भटूरे खाऊं, कि मैं चॉकलेट्स खाऊं, कि मैं ये खाऊं। किसी को भी होएगा, जंक किसको अच्छा नहीं लगता है, बट वो बंदे ने अपने फिटनेस को मेंटेन किया है ना, वो कंसिस्टेंसी है। तो तू कंसिस्टेंट रहेगी ना अक्षिता, यू माइट बी प्रोबेबली वन ऑफ द रैंकर्स इन द कमिंग फ्यूचर, एंड एनीबडी हु इज कंसिस्टेंट कैन अचीव दैट। इट इज नॉट अबाउट यू और हर और हर और हर और हिम। प्रॉब्लम विद जैनम इज व्हाट? कंसिस्टेंसी नहीं है। एक लेक्चर आता है, एक लेक्चर नहीं आता है, फिर उसको लगता है कि मेरे को वो लेक्चर समझ में आना चाहिए, वो नहीं आएगा। जिस दिन आदमी कंसिस्टेंट होएगा ना अक्षिता, उस दिन उसको अपने आप से रियलाइज होने लगेगा कि यार इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू बी कंसिस्टेंट। आज के डेट में ना तुम लोग को ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है 7 बजे उठने से। नाउ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विथ वेकिंग अप एट 7 फॉर अ लेक्चर एट 7 o'clock। वाई? बिकॉज इट टुक कंसिस्टेंटली देयर आर लेक्चर्स, और तुमको मालूम है कि अगर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारा बजाएगा बैकलॉग कवर कैसे। एग्जैक्टली। तो आज क्या हुआ है, आज तुम्हारे बॉडी ने एडजस्ट कर लिया ना ये चेंज को। कैसे चेंज किया? बाय कंसिस्टेंटली डूइंग इट। तो इनिशियली इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट देन वंस यू बिकम कंसिस्टेंट नो, इट विल हेल्प। और मैंने भी क्यों निकिता को अलाउ किया 1 आवर का, सो दैट उसका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसके लिए उसका वो हॉबी है, तुम सब लोगों का भी बॉन्डिंग अच्छा हो जाएगा, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है। बट देन इफ दैट 1 hour is affecting or 2 hours is affecting your academics, then your parents will start questioning you कि प्रीतेश सर आपने इनको अलाउ क्यों किया है, आपने इनको यहाँ पर क्लासेस में वॉल पेंट करने के लिए रखा हुआ है कि पढ़ाने के लिए रखा हुआ है। आई विल बी क्वेश्चन एंड आई डोंट वांट टू बी क्वेश्चन। नंबर 1 is that. Number 2, your main motive with this class was to achieve academic excellence. तो एकेडमिक्स को तो कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते ना एट एनी कॉस्ट। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू क्लासरूम। एकेडमिक्स अफेक्ट मत करो, परफॉर्मेंस अच्छा लेकर आओ, फिर तुमको जो करने का है करो। मैंने तुमको ना 11th में रोका था, ना मैं तुमको 12th में रोकेगा। अगर किसी का परफॉर्मेंस अच्छा था 11th स्टैंडर्ड में तो मैंने कभी उसको कुछ बोला था, पर किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, एक एग्जाम में अच्छा था दूसरे में खराब था ना, तो भी मैंने उसको सुना है। तो मैंने बायसनेस तो किया ही नहीं है किसी के साथ, चाहे वो एग्जाम्स का देना का हो, मार्क्स का हो। इट इज नॉट अबाउट बायसनेस, इट इज सिंपल फैक्ट दैट यू परफॉर्म, अचीव एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मतलब इतना खुश मैंने निकिता को 1.5 साल में पहली बार देखा है, 1 साल। सो मतलब आई कैन प्रोबेबली अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू हर, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एकेडमिक्स। आई होप तूने भी मेरे को एक ही चीज को इतनी बार रिपीट करते हुए नहीं देखा है। तो प्लीज भाइयों और बहनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मेथड इज बाय द नेम ऑफ आउटले। आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। आउटले का मतलब, एंड वन मैन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर मैन्स इनकम। क्या बोला? वन मैन्स इज अनदर मैन्स। फॉर एग्जाम्पल अभी ब्रेक होगा, ब्रेक में तुमको भूख कड़गिरी करना होगा, और लगना भी चाहिए, भूख भी लगना चाहिए। कुछ लोग तो दूसरे का डब्बा ढापने के इरादे में है आज। सो तो कहना है इसे कि अगर आप नीचे गए और इडली वड़े वाले के पास गए या कहीं पर भी गए, तो आपका एक्सपेंडिचर होगा और सामने वाले का। तो वन मैन्स इज अनदर मैन्स, एंड इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेवेन्यू। इनकम का मतलब क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब मनी कमिंग इन। तो मेथड एक नाम क्या क्या नाम दिया? आउटले, एक्सपेंडिचर, इनकम, रेवेन्यू। किसका आउटले? कंज्यूमर। किसका रेवेन्यू है? प्रोड्यूसर। इसीलिए देख मैंने क्या लिखा है, ब्रैकेट करके कंज्यूमर, ब्रैकेट करके प्रोड्यूसर। अब लफड़ा आता है ये 5वें नाम में, और पूरा मेथड इसी पर है। ये तो मीनिंग था। अब मेथड का नाम क्या दिया? ऑब्जर्वेशन। और ब्रैकेट में क्या लिखा है कि देयर इज नो थकावट। अपने को क्या करने का है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना है, और मेजर करने के लिए फॉर्मूला ही नहीं है। तो अब मेजर कैसे करना है? बाय ऑब्जर्विंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल आउटले। बिटवीन प्राइस एंड, अपने को अभी तक आदत क्या है, प्राइस का रिश्ता किसके साथ जोड़ा है? यही गलती करेंगे अपन।
क्योंकि अभी तक सर पिछले 4-5 लेक्चर से आपने प्राइस डिमांड, तो दिमाग में भी बैठ क्या गया है, प्राइस और डिमांड. सी इट इज लाइक द अनुपमा सीरियल दैट यू आर वॉचिंग. यस बोलती है. हाँ, मतलब देर इज अ प्राइस, देर इज अ क्वांटिटी एंड देर इज अ टोटल आउटले. कितने वेरिएबल्स है, 3. तो कहना इसे प्राइस इज लाइक वनराज. अनुपमा क्या है, एक सीरियल है बेटा. कौन है, रूपाली गांगुली नाम की एक एक्ट्रेस है. वो छोड़ना, मैं तेरे को समझाता हूँ, पूरा सुन. तो एक सिचुएशन है जहाँ पर एक पति है, एक पत्नी है. पति का नाम वनराज है, पत्नी का नाम अनुपमा है. तो प्राइस इज, छोड़ना, अब सुनना मेरे को पूरा सुन. हाँ तो छोड़ना अभी. ए! तो प्राइस और आउटपुट का जो रिश्ता है इज लाइक वनराज और अनुपमा का रिश्ता. पर अनुपमा के साथ हो गया डिवोर्स क्योंकि जिंदगी में आई काव्या. टोटल आउटले इज द काव्या. पहले कौन आई, काव्या. एक टाइम पर देखा करता था, बहुत टाइम हो गया. तो मेरे को क्या समझाना है, इट इज सिंपल रे. अपने को क्या लगता है कि प्राइस का रिश्ता किसके साथ है, क्वांटिटी. पर अपने को ऑब्जर्व किसके साथ करना है, क्योंकि मेथड का नाम ही क्या है, टोटल आउटले. सो वेरी गुड. आउटले का मतलब एक्सपेंडिचर. वन मैन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर मैन्स इनकम. इनकम का मतलब रेवेन्यू. ये मैं ऑलरेडी गाना गाने का मन कर रहा है. हाँ, फूलों की लाशों में ताजगी ढूंढता है. आगे बढ़ते हैं. वेदांत तेरी हाल. तो तूने हमको सबसे लेट ज्वाइन किया ना, इसके लिए. खुन्नस नहीं तू, और ये अनुष्का भी लेट थी, पर ठीक है. वुमन को कुछ, दे आर द वुमन को अपन कुछ नहीं कर सकता है. द मैन की ले सकते हैं अपन. चलो, सो आंसर कैसे मिलेगा आर्यन, बाय ऑब्जर्विंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल आउटले. कोई फॉर्मूला नहीं है. टोटल 3 पॉसिबिलिटी है. कितना पॉसिबिलिटी है, उसमें से एक तो अजम्पशन है. मतलब आसान है, तुक्का नहीं, सिंपल है. मैं बताता हूँ टोटल कितना पॉसिबिलिटी बोला मैंने. एक में e इज इक्वल टू 1, एक में ग्रेटर देन 1 और एक में लेस देन 1. तो मैंने देख यहाँ पर 3 केसेस लिखा हुआ है, केस 1, 2 एंड 3. ये भगवान बोलती है, केस 1, 2 एंड 3. अच्छा, मैंने 10 चॉकलेट्स खरीदा. एक चॉकलेट का प्राइस 20 रुपया है. तो मेरा खर्चा कितना हुआ, 20 चॉकलेट्स फॉर अ प्राइस ऑफ, नहीं 10 चॉकलेट्स फॉर अ प्राइस ऑफ ₹20. तो क्या मल्टीप्लाई किया, किसके साथ, तो मिला टोटल आउटले. P इंटू क्यू विल गिव यू टोटल आउटले. तो देख क्या लिखा है, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल आउटले. और बेटा केस नंबर 1 में टोटल आउटले इज रिमेनिंग, चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है. प्राइस 2 रुपए का कितना हो गया, 4. प्राइस 2 रुपए का कितना हो गया, 1. प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, पर मेरा खर्चा चेंज हो रहा. जब टोटल आउटले कांस्टेंट है तो वी कॉल इट एज यूनिटरी. व्हेन टोटल आउटले इज कांस्टेंट वी कॉल इट एज यूनिटरी. ये अपना बेस केस है, ये अपना अजम्पशन है. ये अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि ऐसा अज्यूम करो कि जब टोटल आउटले रिमेन्स कांस्टेंट देन E इज इक्वल टू 1. क्योंकि वैसे भी यूनिटरी इलास्टिक तो हाइपोथेटिकली है. ये बराबर है, श्योर हो. अब केस 2 के बारे में बात करते हैं और 3 के बारे में. पहली बात, ये मेथड में मैंने क्या बोला था, कोई फॉर्मूला है कि नहीं है. देयर इज एब्सोल्युटली नो फॉर्मूला. तो अब अपने को इस मेथड में करना क्या है, ऑब्जर्व करना पड़ेगा द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल आउटले. अब कुछ और, हाँ डिमांड ही बोलेगी क्योंकि अपने बोल के थक चुका हूं. प्राइस एंड टोटल आउटले. अब समझो, जब भी मैं बोलता हूं कि ये मेथड में फॉर्मूला नहीं है, मतलब इट इज अ सब्जेक्टिव मेथड. इट विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इट विल चेंज फ्रॉम, तो क्या ये मेथड कोई कमोडिटी पे डिपेंडेंट है कि इंसान पर डिपेंडेंट है, इंसान के पीओवी पर, टेस्ट हैबिट्स प्रेफरेंसेस पर. इंसान के टेस्ट हैबिट्स
प्रेफरेंसेस पर ये मेथड डिपेंडेंट है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी ऑफ यॉल इन दिस क्लासरूम लव पानी पूरी? अनुष्का डजंट, वेदांत डजंट. अच्छा, नहीं मतलब डाई हार्ड फैन है क्या पानी पूरी का? बहुत ज्यादा पसंद है. तो मैं तेरे को मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, फिर बता. थाना के अंदर अगर मैं पानी पूरी खाएगा ना, तो थाने के अंदर पानी पूरी रोड साइड इज 30 रुपीज, अच्छी दुकान में खाएगा तो 50 रुपीज. घाटकोपर की खाऊ गली में अगर तू पानी पूरी खाएगा ना, तो इट इज वर्थ 80 रुपीज. और बैंड्रा के बैंड स्टैंड के उधर एल्को नाम का जो दुकान है, उधर पानी पूरी 120 रुपए का है. बस, इसका मतलब तेरे को इतना भी नहीं पसंद है. तो आज मेरे को एक बात बता, अपना ये मेथड खत्म हो गया. इफ तुमको ये समझ में आया तो मैं 120 रुपए में भी पानी पूरी खाएगा क्या? मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा खर्चा भी बढ़ रहा है. मतलब ये कमोडिटी को मैं फेवर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? और अगर मैं फेवर कर रहा हूं तो मेरे लिए प्राइस मैटर करता है कि नहीं करता है? और प्राइस मैटर नहीं करता है तो डिमांड इलास्टिक होता है कि इन इलास्टिक होता है? मेरे लिए कमोडिटी का प्राइस मैटर नहीं करता है. तो डिमांड इज इलास्टिक कि डिमांड इज इन इलास्टिक? कुछ भी बोल रही है ये. मैडम, मेरा सवाल क्या है, तू कर क्या रही है? मैं रिपीट करता हूं, 120 रुपए का पानी पूरी खा रहा हूं, तो प्राइस बढ़ा तो मेरे लिए उस कमोडिटी का खर्चा भी बढ़ रहा है. वो 120 का पानी पूरी अगर एल्को वाले ने 150 रुपए का कर दिया तो भी मैं कंज्यूम करेगा. तो क्या मेरा खर्चा बढ़ रहा है? तो क्या पानी पूरी का डिमांड प्राइस पर डिपेंडेंट था? तो इलास्टिक कैसे हुआ? ये रिलेशनशिप कर रही है. अभी तक मैंने रिलेशनशिप पढ़ाया भी नहीं है, तू सब्स्टिट्यूट गुड्स में जा रही है, कुछ भी कर रही है. यूनिटरी तब आता है हृदय, व्हेन द टोटल आउटले इज कांस्टेंट. तो टोटल आउटले तो डिफर हो गया ना. अगर प्राइस 2 रुपए का 4 रुपया हो गया तो मेरा खर्चा 2 का 24 हो गया. तो प्राइस बढ़ा तो खर्चा भी बढ़ा. पर ये कब बढ़ेगा तुम सोच के बताओ. व्हेन आई फेवर दैट कमोडिटी कि व्हेन आई डोंट फेवर दैट कमोडिटी? तो अगर वेदांत का बात करेंगे तो वेदांत उस कमोडिटी को फेवर करता नहीं है, मैं करता हूं. तो मेरे लिए रिलेशनशिप, उसके लिए रिलेशनशिप. तो अब पूछना एक सवाल, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? जब रिलेशनशिप डायरेक्ट है तो अभी इलास्टिक हो गई. तेरे को फ्रैंकी पसंद, फ्रैंकी का प्राइस बढ़ेगा तो भी तू खा रही है. इसका मतलब फ्रैंकी का प्राइस बढ़ेगा तो तेरे डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा कि कम चेंज आएगा? कम चेंज आएगा तो तेरा खर्चा क्या होएगा? तो रिलेशनशिप जब डायरेक्ट है तो डिमांड इलास्टिक है. बेटा, इलास्टिक का मतलब होता है दैट देयर विल बी मोर चेंज. तो क्या पानी पूरी के केस के अंदर और तेरे लिए फ्रैंकी के केस के अंदर प्राइस बढ़ने के वजह से ज्यादा चेंज आने वाला है, कम चेंज आएगा? इसका मतलब सुनना ही नहीं चाहती है प्रेक्षा तू. और ये तरीका जो है ना मेरा एक्सप्लेनेशन का, वो गलत है. क्योंकि ये मेथड कोई कमोडिटी पर बेस्ड ही नहीं है. मेरे को क्यों तेरे को वो मेथड कोई कमोडिटी के मतलब मदद से समझाना पड़ रहा है? क्योंकि तू सुनना नहीं चाह रही है. आई रिपीट माई सेल्फ, वेन विल अ पर्सन बी विलिंग टू स्पेंड मोर विथ अ राइज इन प्राइस? प्राइस बढ़ने के बावजूद मैं खर्चा क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि मैं वो कमोडिटी को फेवर करता हूं. जब मैं उस कमोडिटी को फेवर करता हूं मतलब मैं पसंद करता हूं. जब मेरी चीज कोई पसंद की है तो क्या उसके लिए प्राइस मैटर करता है? प्राइस मैटर करता भी होगा तो ज्यादा मैटर करता है, कम मैटर करता है? कम मैटर करता है मतलब इन इलास्टिक. पर वेदांत का खर्चा क्यों कम हो गया? क्योंकि उस कमोडिटी को वो फेवर नहीं करता है. अगर वो फेवर नहीं करता है तो प्राइस बढ़ने पर गलत. वेदांत का खर्चा, टोटल आउटले कितनी बार? टोटल आउटले गिर जाएगा.
तो कमोडिटी तो एक ही था, पर मेरे लिए रिश्ता डायरेक्ट आया, उसके लिए रिश्ता इनवर्स आया, इसीलिए बोला एक सवाल पूछ तो ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप ये कहता है कि आपके लिए वो कमोडिटी फेवरेबल है, आप उस कमोडिटी के टेस्ट को अच्छा मानते हो, आप उस कमोडिटी का प्रेफरेंस करते हो। इन केस ऑफ नेसेसिटीज का बात करते हैं, बोल नेसेसिटीज का प्राइस बढ़ेगा तो टोटल आउटले बढ़ेगा, मतलब नेसेसिटीज का डिमांड इनइलास्टिक है, रिलेशनशिप है। अच्छा, हैबिचुअल गुड्स, मुझे सिगरेट फूकने का आदत है, एग्जाम्पल। हाँ, डायरेक्ट डिमांड गलत है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ेगा तो मेरा खर्चा भी बढ़, तो वो क्या कमोडिटी पर है? नहीं, इसने गैस का घड़ी खरीदा है, प्राइस बढ़ गया तो भी उसका खर्चा बढ़ रहा है क्योंकि उसके लिए शायद घड़ी का डिमांड, अभी गैस का घड़ी तो लग्जरी है, लग्जरी का भी डिमांड इनइलास्टिक है। क्यों इनइलास्टिक है? क्योंकि उसको प्राइस बढ़ने के वजह से शायद फर्क पड़ा नहीं। तो जब भी रिलेशनशिप डायरेक्ट आया, इसका मतलब ये कमोडिटी को हम फेवर करते हैं, और अगर कोई कमोडिटी को हम लोग फेवर करेंगे तो प्राइस ज्यादा मैटर करेगा कि कम? कम मैटर करेगा, तो इनइलास्टिक। और अगर उस कमोडिटी के लिए प्राइस ज्यादा मैटर करेगा तो डिमांड इज इलास्टिक। तो कमोडिटी एक ही है पर रिलेशनशिप अलग है। मेरे लिए रिलेशनशिप क्या है? हाँ, परसेंट, इसीलिए सब्जेक्टिव बोला था। मेरे लिए पानी पूरी का रिलेशनशिप क्या आया था? डायरेक्ट। अच्छा, आई गिव यू एन एग्जांपल। सपोज तेरे पास एक कार है, फ्यूल का प्राइस बढ़ गया, क्या करोगे? क्या करोगे? जान दे, तू मत बोल, उसको समझ रही अभी तक नहीं समझा है। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्या आप फ्यूल के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? बढ़ाना ही पड़ेगा, मतलब रिलेशनशिप डायरेक्ट आया, और जब कोई चीज खरीदना ही पड़ता है तो डिमांड इनइलास्टिक होता है। अच्छा, अगर ये पेन टूट गया तो नया खरीदना ही, महंगा रहेगा तो भी खरीदेगा, तो प्राइस बढ़ गया रहेगा तो मेरा टोटल आउटले बढ़ जाएगा, तो रिलेशनशिप डायरेक्ट आया। मतलब कोई भी कमोडिटी के लिए अगर प्राइस और टोटल आउटले का रिलेशनशिप डायरेक्ट है तो डिमांड इज इनइलास्टिक। कोई भी कमोडिटी के लिए अगर रिलेशनशिप इनवर्स है, अभी जैसे कि आई डोंट फेवर टू ईट राइस, मुझे नहीं अच्छा लगता है, तेरे को भी नहीं अच्छा लगता है, पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। आई प्रिफर टू ईट वीट, रोटी चलेगा। तो आज देख, मेरे लिए अगर राइस का प्राइस बढ़ गया तो मेरे लिए राइस के ऊपर एक्सपेंडिचर, सोच के बोलो, कम कम क्यों हुआ? फेवर नहीं करता हूं, फेवर नहीं करता हूं मतलब ये कमोडिटी का प्राइस मैटर करता है। तो जब रिलेशनशिप इनवर्स आया, ये रिलेशनशिप ने तुझे इनडायरेक्टली ये बताया कि तू इस कमोडिटी को फेवर नहीं करता, फेवर नहीं करता मतलब डिमांड इलास्टिक है। और अगर तू कमोडिटी को फेवर, तो डिमांड इन इलास्टिक है। आज फॉर एग्जांपल ये स्पीकर लगवाने का था, ये क्लासरूम में ना ये स्पीकर नहीं था, तो ये स्पीकर लगवाने के लिए कारपेंटर को बुलाने का था, जो ये इस क्लासरूम को बना रहा था वो कारपेंटर 1 महीने के लिए गांव में गया, पर अभी स्पीकर नहीं था। बैचेस चालू होने वाले थे, इंटर का, सितंबर का, तुम्हारा सबका बैचेस। तो मैंने एक कारपेंटर को फोन करके बोला कि भाई ये काम करके दे मेरे को, तो उसने मेरे को बोला एक खीला ठोकने का 550 रुपया लेगा। मतलब डिमांड इज इन इलास्टिक। छोड़ना, प्राइस बढ़ा, खर्चा भी बढ़ा, मतलब ये बता रहा है कि डिमांड जो मैंने किया वो इन इलास्टिक। तो जब कभी भी रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल आउटले डायरेक्ट आया मतलब डिमांड इन इलास्टिक, बिकॉज आई फेवर दैट कमोडिटी, बिकॉज दैट कमोडिटी फिट्स इन माई टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो अगर तू देखेगा तो देख, डिमांड तो यहाँ पर 10 हुआ, यहाँ पर 4 into 6 होएगा, यहाँ पर 16 होएगा,
तो हायर द प्राइस लोअर द डिमांड तो हुआ, पर क्या ये रिश्ता प्राइस और क्वांटिटी का है कि ये रिश्ता प्राइस और टोटल आउटले का है? यहां पर भी 10 होएगा, 4 होएगा, 24 होएगा. But this method is not based on a commodity, it is based on taste and preferences of a consumer. It is a subjective method. It will differ from person to person. One commodity that has inelastic demand for you, Frankie, has elastic demand for me. One commodity, Dabeli, which has inelastic demand for me, might have elastic demand for you. दाबेली का प्राइस बढ़ जाएगा तो भी मेरा खर्चा दाबेली पर बढ़ जाएगा. पटेल चौक के इधर नहीं, वो कोई तो है, कोई नोबल केमिस्ट है ना, नोबल केमिस्ट, उसके बाजू में शाम को एक दाबेली वाला बैठता है. पहले उसका दाबेली 20 रुपए का था, 25 रुपए का हो गया, फिर भी खाता. अब 30 रुपए का होगा तो भी मैं खाएगा क्योंकि मुझे दाबेली पसंद है. तो प्राइस बढ़ा तो भी मेरा खर्चा बढ़ गया. इसका मतलब मेरे लिए इस कमोडिटी का डिमांड इन इलास्टिक है. तो कमोडिटी बताएगा कि डिमांड इलास्टिक इन इलास्टिक है कि उसका रिश्ता बताएगा. रिश्ता या तो डायरेक्ट का मतलब इन इलास्टिक, इनवर्स का मतलब इलास्टिक. सर डायरेक्ट क्यों इन इलास्टिक? क्योंकि आप प्राइस बढ़ने के बावजूद खर्चा कब बढ़ाओगे? प्रेफर कर रहे हो, आपको फेवर कर रहे हो, मतलब वो कमोडिटी आपके टेस्ट और प्रेफरेंस में फिट होता है, तो उस पर डिमांड पे ज्यादा फर्क पड़ेगा कि कम फर्क पड़ेगा? कम पड़ा तो डिमांड इन इलास्टिक होएगा. आर वी ऑल क्लियर? श्योर है? तो ये मेथड के क्या क्या नाम है? हाँ बोलो मेरे को, तू क्या बोल रही है? तो क्रॉस इलास्टिसिटी यहाँ पर क्यों है मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर दो कमोडिटीज होता है. तो क्रॉस इलास्टिसिटी यहाँ पर क्यों आया? वो तेरा गलती है. तू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और मैं तेरे को स्टार्ट में ही बोला था जब तू ये कर रही थी ना, तब भी मैंने तेरे को करेक्ट किया. तू सुनना ही नहीं चाहती है, मैं क्या करूँ? मैंने तेरे को ये भी बोला कि ये मेथड कमोडिटी पर डिपेंडेंट नहीं है. मैं तुझे पहले से ही बोला कि ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पर है. जब मैंने एग्जाम्पल लिया तो मैंने वेदांत और मेरा पानी पूरी का ही एग्जाम्पल लिया था, सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल नहीं लिया. जब मैंने फ्रैंकी का एग्जाम्पल लिया, मैंने सिर्फ फ्रैंकी का ही एग्जाम्पल लिया, उसके कोई सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल नहीं लिया. जब मैंने राइस का बात किया, मैंने सिर्फ राइस का ही बात किया है. विच मीन्स दिस मेथड इज नॉट ऑन सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. It is for a particular commodity that we are observing. और अगर जा बेटा वॉशरूम है, तू ऐसे रुकेगी तो कैसे चलेगा? Nobody can stop that. भगवान नहीं रोक पाया, मैं कैसा रोक? नहीं, यही है उसका, वो सुनना नहीं. हाँ बोल बेटा. अभी नेक्स्ट डाउट. तेरा चश्मा है, मैं अगर तेरा चश्मा तोड़ दूं तो नया खरीदे? तो अगर चश्मा महंगा हो गया बस, तो ये सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशनशिप ही नहीं है. दूसरा बात, जब तू सब्स्टिट्यूट गुड्स का बात करती है ना, प्राइस ऑफ वन कमोडिटी अफेक्ट्स द क्वांटिटी ऑफ अनदर कमोडिटी. वो रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड का है, जबकि ये रिलेशनशिप प्राइस और टोटल आउटले का है. तो ये क्या हो गया मालूम है? इट इज लाइक प्रेक्षा हैज फ्रेंड्स इन सूरत एंड प्रेक्षा हैज फ्रेंड्स इन मुंबई. प्रेक्षा और सूरत के फ्रेंड्स का रिलेशनशिप डिमांड है, और प्रेक्षा और मुंबई के फ्रेंड्स का रिलेशनशिप सेम है. मुंबई के फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप टोटल आउटले. ग्रेटर देन वन इज इन इलास्टिक. तो क्योंकि रिलेशनशिप मतलब डिमांड इलास्टिक है, और इलास्टिक को डिनोट कैसे करते हैं? ग्रेटर देन वन. इलास्टिसिटी को अगर मैं बोलता हूं कि डिमांड इलास्टिक है तो वन से ज्यादा है. इन इलास्टिक है मतलब वन से कम है. परफेक्टली इन इलास्टिक है तो जीरो है, और यूनिटरी इलास्टिक है तो वन है. वो अजम्पशन है कि टोटल आउटले रिमेन कांस्टेंट.
प्राइस बढ़ गया, प्राइस कम हो गया, फिर भी मेरा टोटल आउटले क्या रह रहा है, कांस्टेंट। ये प्रैक्टिकली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हो सकता है। नहीं रे, अगर मेडिसिन का प्राइस बढ़ा तो तेरा खर्चा भी तो बढ़ेगा ना। 10 रुपए का मेडिसिन था, 15 रुपए का हो गया, तेरा खर्चा बढ़ गया। ये बचपन में होता है सिर्फ, जो तू बोल रहे है ना टोटल आउटले कांस्टेंट। पापा मेरे को फिक्स पॉकेट मनी देते थे 10 रुपए, उसमें एक पेप्सी कोला आता था। अब पेप्सी कोला का प्राइस बढ़ गया तो मेरे पास तो औकात 10 का ही था ना। तो ये बचपन में हुआ करता था, जब अपने पास लिमिटेड बजट होता है कि चाहे कुछ। एग्जैक्टली, क्योंकि तेरा बचपन चल रहा है, मेरा बुढ़ापा आ गया बेटा। तो can I say case number 1 is an assumption, case number 2 is the relationship either direct or inverse, which shows whether the demand is inelastic or elastic depending upon taste, preferences, habits, and whether the consumer favors the commodity or does not favor the commodity. If a consumer favors the commodity, जैसे कि हेयर कलर, अगर हेयर कलर का प्राइस बढ़ जाएगा तो भी इसका, ये सन से हेयर कलर ले रहा है कि मैं सन में बैठेगा तो मेरा बाल का कलर हो जाएगा। तो अगर कलर का प्राइस, हेयर कलर का प्राइस बढ़ जाएगा और प्रियल फिर भी खर्चा करती है, मतलब प्रियल के लिए उसका डिमांड इनइलास्टिक है। आर वी क्लियर? नोट्स बनाओ एंड दैट्स इट फॉर द डे। आई वांट यू टू, सीए फाउंडेशन वाले लोग लीव 5 लाइन्स और 6 लाइन्स फॉर पॉइंट मेथड। वापस सोच समझ के लिखना बेटा, कोई घाई नहीं करना। नहीं समझेगा तो नेक्स्ट क्लास में वापस एक बार समझेंगे। आई रिपीट, ऑल दोज हु आर इन देयर 12th स्टैंडर्ड, दे विश टू कम एट 7 o'clock, more than welcome. But if not, then you all can come at 8:15 in the next class. टोटल कितना केसेस है बेटा? 3। एक केस में टोटल आउटले कांस्टेंट रहेगा, एक केस में प्राइस और टोटल आउटले का रिलेशनशिप डायरेक्ट रहेगा, और एक केस में प्राइस और टोटल आउटले का रिलेशनशिप इनवर्स। देखो 3 चीजें समझनी है कि प्राइस और क्वांटिटी का रिश्ता नहीं है, प्राइस और टोटल आउटले का है। दूसरी चीज जो तुझे समझनी है, ये सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का नहीं है। और तीसरा चीज जो तेरे को समझने का है कि ये कमोडिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पर डिपेंडेंट है। सो इफ यू फेवर द कमोडिटी, आई होप तेरे को ये समझ में आया है कि इफ आई फेवर द कमोडिटी देन द डिमांड इज इनइलास्टिक। देन यू टेल मी व्हाट इज द डिमांड फॉर द कमोडिटी। आई लाइक अ कमोडिटी, तो डिमांड क्या है? इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है? डिमांड, डिमांड क्या है? इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है? यही मेरा सवाल है। तू मेरे को कुछ भी पूछ लेगी ना, मैं फिर भी यही बोलेगा। सो इफ आई फेवर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, देन द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज डैश। 2 ही आंसर हो सकता है, या तो इलास्टिक या तो इनइलास्टिक। तुझे इनमें से एक जवाब देना है। श्योर है तू? ये समझा है? बस ये समझना जरूरी है। तो तेरे को 3 चीजें जो समझनी थी मैंने तुझे बताई। अच्छा, अगर प्राइस, अभी फिर लॉजिक अभी देख, ऑटोमेटिकली अगर ये समझा तो रिलेशनशिप समझेगा, और रिलेशनशिप समझेगा तो तेरे को डिमांड का आंसर में, अभी देख डिमांड इज इनइलास्टिक, तो प्राइस बढ़ा तो टोटल आउटले भी बढ़ेगा। रिलेशनशिप डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट है तो इनइलास्टिक है। तो ये रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, ये तेरे को थोड़ा शांत दिमाग से समझने का जरूरत है। यू कैन नॉट जस्ट ऐसा तुरंत एक सवाल आएगा ना, सर डायरेक्ट है तो रिले तो क्यों इनइलास्टिक है? तो अपने आप से बात कर, डायरेक्ट है इसका मतलब प्राइस बढ़ने के बावजूद मैं उस पर खर्चा बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये कमोडिटी मैं फेवर करती हूँ। अगर मैं कोई कमोडिटी को फेवर करती हूँ या करता हूँ तो उसका डिमांड इनइलास्टिक होता है। तो तुझे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। Answer to be found out by observing the relationship between price and total. मेरे को नोट्स लिखवाना है, आज नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में लिखवाएगा, सो दैट रिवीजन भी हो जाए।
तो जो सब मैंने बोला ना कि फेवर करेगा मतलब डिमांड इनइलास्टिक है, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में लिखाएगा। नोट 1 2 3 4 ऐसा। चलो, I'll end this class over here. You all can complete. So that's it from me today. Thank you so much. Please like, share, subscribe, comment, hit the bell icon. Bye bye.